Good morning, all of you. Manish Suthar, are you Good listening me? morning, sir. Good morning. आवाज जा रही है क्लियर? Yes, मनीष? sir. चलो ठीक है प्रिंस. वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट और पार्टिसिपेंट भी आ जाए. Again, good morning. Today I will discuss torque required to lower load by square thread screw. तो ये स्क्वायर थ्रेड, अटेंडेंस लगाना बंद करो बेटा, पहले अटेंडेंस लगाना शुरू कर देते हो आप लोग. टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर लोड बाय द स्क्वायर थ्रेड स्क्रू. जो पावर स्क्रू होता है जिसे जैक स्क्रू कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जब लोड को आप नीचे ऊपर करते हैं तो उसका बिहेवियर ऐसा होता है कि किसी इंक्लाइन प्लेन पे, यहाँ पे जो इंक्लाइन प्लेन शो कर रखा है मैंने, इंक्लाइन प्लेन पे कोई एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है ना, वो स्लाइड मोशन कर रही है डाउनवर्ड या अपवर्ड. तो स्क्रू जैक में जो भी लोड होता है उसको रेज करते हैं या लोअरिंग करते हैं, तो उसका बिहेवियर इसी तरह का होता है, इसी कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखी गई है कोई बॉडी, उसके बाद क्या है, इसकी मोशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये सरफेस जो दिया हुआ इंक्लाइंड सरफेस और ये बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, क्या होगा, ऊपर जाएगी, तो फ्रिक्शन क्या होगा, नीचे होगा. अगर ये बॉडी नीचे आएगी तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा. तो इस केस में कह रहा है कि लोअर द लोड. लोअर लोड का मीनिंग है लोड हमारी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है, नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. स्क्रू जैक में जो भी लोड होता है, क्योंकि स्क्रू जैक में क्या होता है कि थ्रेड बने होते हैं, ठीक है ना. जैक जो होता है एक सिलिंड्रिकल रॉड होता है, उसके ऊपर थ्रेड बने होते हैं, और थ्रेड स्क्वायर टाइप के होते हैं. वैसे स्क्वायर टाइप के नहीं होते हैं, ट्रेपेजॉइडल टाइप के होते हैं, बट मान लेते हैं स्क्वायर टाइप के हैं. और वो क्या होते हैं, देखो, कभी भी जब भी आप बनाते हो आप थ्रेड किसी भी सिलिंड्रिकल पार्ट पे, इस तरह कोई सिलिंड्रिकल पार्ट है, इस पे थ्रेड बनाओगे तो तिरछा ऐसे बनता है थ्रेड, थोड़ा इंक्लाइन टाइप का होता है थ्रेड. तो सपोज करो इधर से कहीं लोड लगा रहे हैं हम इस पे, तो ये मान लेते हैं जो ये थ्रेड है हमारा, इसी थ्रेड पे लोड आ रहा है. तो ये थ्रेड जो है इंक्लाइंड है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये एंगल आपको मिलेगी अल्फा, ये मिलेगी आपको अल्फा. तो उसी तरह के बिहेवियर की एनालिसिस यहाँ पे हम कर रहे हैं, उसी तरह के बिहेवियर की एनालिसिस यहाँ पर हम कर रहे हैं. कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना, ये थ्रेड एक तरह से समझ लो, थ्रेड जो इंक्लाइंड पोजीशन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन से इंक्लाइंड प्लेन अल्फा डिग्री पे एंगल बना रहा है, अल्फा डिग्री बना रहा है. इस इंक्लाइंड प्लेन पे कोई लोड रखा है, देखो ये, ठीक है ना. देखो लोड इस तरह से आएगा, प्लेन पे इस तरह से ही आएगा, इस तरह से रखते हैं, तो इसकी वेट जो होगी डाउनवर्ड होगी, इसकी वेट जो होगी डाउनवर्ड होगी. अगर ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे शो कर रखा है आपको पीछे की डायरेक्शन में, देखो ये पीछे की डायरेक्शन में.
अब स्क्रू जैक में एक हैंडल होता है, इस तरह से क्या होता है, स्क्रू जैक की रॉड होती है जिसमें थ्रेड बने होते हैं। इसको घुमाने के लिए, इसको घुमाने के लिए एक हैंडल यहाँ पे लगा देते हैं, हैंडल। इसे रोटेट कराते हैं, इससे हैंडल के थ्रू तो रोटेट कराते हैं। तो देखो ये फोर्स जो है, जब भी लोड नीचे की तरफ आता है तो फोर्स क्या होता है, इस पॉइंट से जो बॉडी रखी है उसके सेंटर से इस तरह की लाइन खींचते हैं और इनवर्ट शो कर देते हैं, इस तरह से इनवर्ट शो कर देते हैं। तो ये इनवर्ट शो कर रखा है इस पॉइंट पे। और देखा जाए तो अगर एक लाइन इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल खींचा है इस तरह से, तो उससे ये जो P बना रहा है फोर्स, P जो एंगल बना रहा है अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल अल्फा है आपका। ये ऑलरेडी आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़े हो, ठीक है ना। इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भी बॉडी स्लाइड कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो किस तरह से फोर्स की एनालिसिस करनी है। ये फोर्स आपने लगाया था, फोर्स लगाया था घुमाने के लिए स्क्रू जैक को। तो ये अभी अल्फा एंगल बना रहा है, तो इधर देखो ये इनवर्ट डायरेक्शन में, ये इनवर्ट डायरेक्शन में ही P cos अल्फा हो जाएगा, इनवर्ट डायरेक्शन में ही P cos अल्फा हो जाएगा, और इनवर्ट डायरेक्शन में इधर ही P sin अल्फा हो जाएगा। जो ये P sin अल्फा यहाँ पे शो कर रहा है, आप यहाँ पे भी शो कर सकते हो, P sin अल्फा। वेट देखो डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो वेट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक W cos अल्फा और इधर एक आ जाएगा W sin अल्फा। W sin अल्फा ये जो शो कर रखा है यहाँ पे। देखो कोई भी बॉडी क्या होती है, किसी प्लेन पे रखती है तो एक नॉर्मल फोर्स आता है। देखो नॉर्मल फोर्स आ गया आपका, आर्यन अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर रखा है। ये नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आपका ये जो शो कर रखा है अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो हम इधर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन को शो कर दिया। फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स जो दिया हुआ है, और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट आता है, नॉर्मल का जो रिजल्टेंट आता है ये बीच में कहीं आएगा, इस तरह से, इस तरह से कहीं आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा। फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे आएगा। ये रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं फाई एंगल, इसे कहते हैं फ्रिक्शन एंगल, इसे कहते हैं फ्रिक्शन एंगल। अब हम इस पॉइंट पे लगने वाले फोर्सेस को इक्वेट करेंगे। देखो इधर लग रहा है, देखो वो जो प्लेन दिया हुआ है उस प्लेन के अलॉन्ग फोर्सेस देखते हैं। तो इधर देखो W sin अल्फा, W sin अल्फा इधर है, ठीक है ना। और इधर देखो आपका ये हमारा फोर्स जो आ रहा है P cos अल्फा, ये W sin अल्फा और P cos अल्फा एक साथ हो जाएंगे, मतलब इसको इधर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो एक इक्वेशन बन गया इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग बन गया, एक इक्वेशन बन गया। F की वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स की म्यू टाइम्स आर्यन। ये आर्यन जो दिया हुआ है नॉर्मल बॉडी पे लग रहा है, ये ऑलरेडी आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा आर्यन, तो म्यू टाइम्स आर्यन पुट कर दिया, एक इक्वेशन ये बन गया। ये ऑलरेडी कर लोगे आप, ठीक है ना। इस डायग्राम में थोड़ा सा जिगजैग टाइप का दिख रहा है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे ये जो बॉडी है हमारी, इसके अलोंग जो आर्यन के अलोंग क्या करेंगे, फोर्स को इक्वेट करेंगे। अब देखो इधर क्या आ रहा है, W cos अल्फा इधर है, P sin अल्फा इधर है, ठीक है ना। P sin अल्फा देखो इस डायरेक्शन में है, तो P cos अल्फा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और P sin अल्फा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। देखो यहाँ पे शो कर रखा है तो ये W cos अल्फा, तो W cos अल्फा तो होगा ही, ठीक है ना। अब P sin अल्फा देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इधर जो डायरेक्शन दे रखा है, ये देखो P sin अल्फा का जो डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है, आर्यन एक साइड में ऊपर की तरफ। तो देखो यहाँ पे P sin अल्फा ऊपर है, आर्यन भी ऊपर है, तो P sin अल्फा को इधर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। किसके इक्विवेलेंट होगा, W cos अल्फा के, तो W cos अल्फा के इक्वल हो गया ये ऑलरेडी आप इक्वेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस डायग्राम में क्लियर शो रखा है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो P sin अल्फा प्लस आर्यन, P sin अल्फा प्लस आर्यन, ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू W cos अल्फा। एक बार और बता दे रहा हूं मैं, ऊपर वाला फिर देख लो, F ऑफ ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, और एक कंपोनेंट इसका भी आएगा, ये वेट का कंपोनेंट इधर,
तो देखो P cos अल्फा, P sin अल्फा, तो P sin अल्फा को इधर करोगे, P cos अल्फा और प्लस W sin अल्फा, W sin अल्फा इक्वेट हो, जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ। ये तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगा इधर। इस तरह से आप दो इक्वेशन बना लोगे, एक इक्वेशन ये हो गया आपका, एक इक्वेशन ये हो गया। अब ये आर एन की जो वैल्यू है आप इसे पुट कर दोगे, आर एन की वैल्यू से पुट कर दोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यूज आ जाएंगी। इस तरह से क्या करोगे आप, कुछ सेपरेट कर लोगे वैल्यूज को, तो ये आपको फाइनल वैल्यूज मिल जाएंगी। अब म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, मी इज इक्वल टू tan फाई, मी इज इक्वल टू tan फाई। मी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है ना, tan फाई इसके इक्वल होता है, फाई क्या है, फ्रिक्शन एंगल है। मैंने बताया था ये एफ फ्रिक्शन जो दिख रहा है फोर्स फ्रिक्शन का, अगर इधर खींचते हो तो आर्यन और फ्रिक्शन फोर्स के बीच एक रिजल्टेंट आएगा। इस रिजल्टेंट और आर्यन के बीच का जो एंगल होगा वो फ्रिक्शन एंगल होगा, ये फ्रिक्शन एंगल फाई, ठीक है, ये इक्वल होता है। ये ऑलरेडी आप जानते हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी। अब वो क्या है कि अब म्यू की जगह हमने पुट कर दिया tan फाई, tan फाई पुट करते हुए ये वाली इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे cos फाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह का कुछ इक्वेशन बन जाएगा, sin a माइनस बी cos a माइनस बी, नीचे ऊपर बनेगा sin a माइनस बी, नीचे बनेगा cos a माइनस बी, तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो sin फाई माइनस अल्फा डिवाइडेड अपॉन cos फाई माइनस अल्फा, इसे लिखेंगे tan फाई माइनस अल्फा। W तो कॉमन था ही सब में, ये W कॉमन था, तो P की वैल्यू जो बन गई, P इज इक्वल टू W tan फाई माइनस अल्फा। ये किस केस में होता है, जब हमारा कोई भी लोड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, स्क्रू जैक के ऊपर कोई हमने लोड लगा दिया, ये लोड, इस लोड को हमें नीचे लाना है, ऑलरेडी पहले उठा लिया है, इसको नीचे लाना है, तब इस केस में ये वाला फार्मूला लगेगा, जो एफर्ट हमने लगाया, पी एफर्ट लगाया, फोर्स लगाया नीचे करने के लिए, यहाँ पे हैंडल लगी होगी, यहाँ पे ऐसी हैंडल लगी होगी घुमाने के लिए, ठीक है, तो जो एफर्ट लगाया आपने ये वैल्यू हो गई। अब देखिए एक चीज और मैंने बताया था, कहते हैं कि टॉर्क कितना होगा, तो फोर्स तो आपको पता चल गया ऑलरेडी, ठीक है ना, फोर्स पता चल गया। फोर्स पता चलते ही क्या होता है, ये जो हमारे पास थ्रेड है, स्क्वायर थ्रेड है, लंबी सी रॉड है, उस पर थ्रेड बने हुए हैं इस तरह से, इसकी जो कोड आया होगी डी होगी, ठीक है। सर्कुलरली जो टॉर्क ट्रांसमिट होगा, तो आपको पता है फोर्स मल्टीप्लाई रेडियस होता है, तो पी मल्टीप्लाई डी बाई टू, पी की वैल्यू क्या है, W फाई माइनस अल्फा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है, नोट अल्फा ऑलवेज ग्रेटर देन फाई। देखो अल्फा हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए कह रहा है तब P इज इक्वल टू W tan अल्फा माइनस फाई, तब ये धीरे धीरे नीचे आए, मतलब धीरे धीरे क्या फ्री होके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी। अगर फाई ज्यादा हो गया तो यहीं पे लॉक हो जाएगा, नीचे नहीं आएगा, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा तब नीचे आएगा। तो इसके कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे हम कि फाई हमेशा क्या होना चाहिए, अल्फा से कम होना चाहिए, क्यों होना चाहिए ये भी देखेंगे। अब इफिशियंसी की बात करते हैं कि स्क्वायर थ्रेड जो है उसकी इफिशियंसी कैसे निकालनी है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ऑलरेडी पता है कि जो हम लोड लगा रहे हैं W इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस फाई, किस केस में है, जब इंक्लाइंड प्लेन पे कोई लोड रखा हुआ है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है और फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग रहा है। अभी जो केस पड़ा है उस केस में लोड जो था हमारा नीचे की तरफ आ रहा था, लोड नीचे की तरफ आ रहा था और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था। तो ये पहला वाला केस है, हमने अभी डिस्कस किया है, जो दूसरा वाला केस था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला केस लेके चलते हैं। ये तो हमने फोर्स लगाया, ठीक है, कब लगाया, जब फ्रिक्शन फोर्स था तब लगाया। अगर फ्रिक्शन फोर्स को जीरो कर दें, मतलब फाई एंगल को जीरो कर दें, ठीक है ना, तो फाई को जब जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, W tan अल्फा, P इज इक्वल टू P नॉट बन जाएगा, क्योंकि फाई को हमने जीरो किया, फ्रिक्शन एंगल को जीरो करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो हो जाएगा, तो W tan अल्फा हो जाएगा। किस केस में होगा, जब फाई इज इक्वल टू जीरो।
ये पी नॉट जो आएगा ये आइडियल फोर्स हो जाएगा आपका। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है आइडियल एफर्ट डिवाइडेड अपॉन एक्चुअल एफर्ट। तो आइडियल एफर्ट क्या हो गया हमारा पी नॉट। तो पी नॉट की वैल्यू जो हो गई यहाँ पे देखो, पी नॉट की जो वैल्यू हो गई डब्ल्यू टेन अल्फा, जो आपने एक्चुअल लगाया डब्ल्यू टेन 5 प्लस अल्फा। तो आपको फार्मूला क्या मिल गया, इफिशियंसी इज इक्वल टू 10 अल्फा डिवाइडेड अपॉन 10 5 प्लस अल्फा। ये फार्मूला बन गया आपका। अब देखो ये जो इफिशियंसी है वो क्या हो रही है, लोड पे डिपेंडेंट नहीं है, लोड कैंसिल आउट हो गए हैं। ये किस पे डिपेंडेंट है, अल्फा पे डिपेंडेंट है और फ्रिक्शन एंगल पे डिपेंडेंट है। ये दो पैरामीटर जो है इन पे डिपेंडेंट है। वही चीज सेम थिंग है, ठीक है ना। ये फार्मूला तब बनेगा इफिशियंसी इज इक्वल टू टॉर्क रिक्वायर्ड टू मूव द लोड नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन। तो टी नॉट डिवाइडेड अपॉन टी, ये टॉर्क के टर्म में लिखा हुआ है। अब टॉर्क देखो क्या है इसमें, पी नॉट जो होगा आपका, आपको पता है ये क्या होता है, ठीक है, आइडियल आइडियल एफर्ट हो गया, मल्टीप्लाई डी बाई टू, तभी डी बाई टू करोगे, कोर डाया जो स्क्रू थ्रेड का दिया हुआ है डी बाई टू डी होगा, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी डी बाई टू। तो पी नॉट मल्टीप्लाई डी बाई टू, और पी नॉट आपको पता है ऑलरेडी डब्ल्यू टेन अल्फा, ठीक है। टॉर्क टी नॉट निकालना है आपको, तो पी नॉट मल्टीप्लाई आप जो थ्रेड है आपकी, जो थ्रेड दी हुई है उसकी डिवाइड टू मल्टीप्लाई डिवाइड टू थ्रेड डाया की, तो ये हो गई आपकी आइडियल हो गई। अब एक्चुअल की बात करोगे, एक्चुअल में देखो ये देखो पी नॉट तो होगा ही, साथ साथ में ये जो मैंने बताया था कॉलर, कॉलर पे जो टॉर्क लग रहा है, ऑलरेडी कॉलर पे जो टॉर्क लग रहा है, ये आर की वैल्यू जो है ये एवरेज वैल्यू है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड अपॉन 2, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो फार्मूला बनेगा टॉर्क का म्यू1 W मल्टीप्लाई R। ये म्यू1 जो है कॉलर और जो हमारा वहां पे थ्रेड कोर बना हुआ है उसके बीच जो फ्रिक्शन है, जो उसमें फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है उसके बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो अलग होगा। अब देखिए यहाँ पे ओवरहॉलिंग एंड सेल्फ लॉकिंग क्या होता है, देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। We have seen that the effort required at the circumference of the screw to the lower the load। ये केवल उस केस में डिस्कशन करते हैं जिस केस में हमारा लोड क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। जो अभी केस डिस्कस किया था हमने कि जो इंक्लाइन प्लेन पे लोड था वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ है। तब फार्मूला पी एफर्ट इज इक्वल टू आया था डब्ल्यू टेन 5 माइनस अल्फा। अब जो टॉर्क रिक्वायर्ड होगा तो सीधी सी बात पी हो गया ये, और डी बाई टू, तो फार्मूला इन्होंने लिख दिया। इन अबव एक्सप्रेशन फाई ऑलवेज लेस देन अल्फा, बट यहाँ पे क्या, जब फाई कम होगा अल्फा से तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। देन रिक्वायर्ड देन टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड विल बी निगेटिव, मतलब आपको लोड लगाने की जरूरत नहीं है। अगर फाई की वैल्यू, कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आप इंक्लाइन प्लेन पे आपने कोई बॉडी रख दिया, अगर फाई अल्फा से कम है तो ये ऑटोमेटिक नीचे आने लगेगा, ऑटोमेटिक, आपको लोड लगाने की जरूरत ही नहीं है, एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सॉरी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक नीचे आने लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ होने लगेगा। कब किस केस में होगा, जब जो हमारे पास फ्रिक्शन एंगल है वो हेलिक्स एंगल, जो अल्फा है हेलिक्स एंगल उससे कम होगा। दूसरा देखते हैं, इन द अदर वर्ड द लोड विल स्टार्ट मूव डाउनवर्ड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी टॉर्क। देखो लिखा हुआ है आपको लोड लगाने की जरूरत, एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, लोड धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। सच कंडीशन इज नोन एज ओवरहॉलिंग ऑफ स्क्रू। ओवरहॉलिंग इसी को कहते हैं ओवरहॉलिंग ऑफ स्क्रू, जो ओवरहॉलिंग यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है।
तो किस कब कब होगा ये, जब फाई लेस देन अल्फा होगा। अल्फा क्या है, हेलिक्स एंगल है, ठीक है ना, दो थ्रेड फ्लैंक के बीच का एंगल है, आपको पता है। इफ फाई इज ग्रेटर देन, अगर फाई अल्फा से ज्यादा हो गया, ठीक है ना, फाई अब ज्यादा हो रहा है अल्फा से, द टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड, इस केस में क्या होगा, आपको लोड को नीचे लाने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, ठीक है ना, स्क्रू जैक को, विल बी पॉजिटिव इंडिकेट दैट एन एफर्ट इज अप्लाइड टू लोअर द लोड, तो आपको घुमा करके नीचे लाना पड़ेगा लोड को। सच ए स्क्रू इज नोन एज सेल्फ लॉकिंग, इस कंडीशन को कहते हैं सेल्फ लॉकिंग। किस केस को कहते हैं, जब फाई इज ग्रेटर देन अल्फा, लोड को नीचे लाने के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, फाई इज लेस देन अल्फा, इस केस को कहते हैं ओवरहॉलिंग, ठीक है ना। इस केस में लोड को नीचे लगाने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे आता रहेगा। ओवरहॉलिंग और सेल्फ लॉकिंग में क्या डिफरेंस है, ये पता चल गया आपको। इन अदर वर्ड, स्क्रू विल बी सेल्फ लॉक इफ फ्रिक्शन एंगल इज ग्रेटर देन द हेलिक्स एंगल, देखो वही बात कह रहा है, ठीक है ना। सेल्फ लॉकिंग का मीनिंग हो गया, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा लोड नीचे लाने के लिए, नहीं तो वही रुका रह जाएगा, तो लॉक हो गया एक तरह से। अब देखो मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इफिशियंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग स्क्रू, इफिशियंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग स्क्रू, तो सेल्फ लॉकिंग के लिए जो एफर्ट आता है, P इज इक्वल टू W tan अल्फा फाइव माइनस अल्फा, ठीक है, ये तो पता है, ये उस वाले केस में कंडीशन लगाते हैं, बट कंडीशन दोनों में लगाना है आपको। पहले तीनों ने फार्मूला ये वाला लिया, इफिशियंसी इज इक्वल टू जो हमने डिफाइन किया था, फाइंड आउट किया था, इफिशियंसी इज इक्वल टू tan फाइव डिवाइडेड अपॉन tan अल्फा प्लस फाइव। सेल्फ लॉकिंग तब होगी जब फाइव ग्रेटर देन अल्फा होगा, ठीक है ना। अभी दोनों कंडीशन देख रहे हैं, ये ईटा इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू tan फाइव डिवाइडेड अपॉन फाइव प्लस फाइव, ये कि कौन सा कंडीशन है, जब अल्फा इज इक्वल टू फाइव। फ्रिक्शन एंगल जो है क्या बोलते हैं, हेलिक्स एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है कि दो कंडीशन हमने पढ़ लिया, लेस देन होगा, देखो फाइव, इधर फाइव लेस देन अल्फा होगा, इस कंडीशन को कहते हैं ओवरहॉलिंग। फाइव ग्रेटर देन अल्फा होगा, तो इस कंडीशन को कहते हैं सेल्फ लॉकिंग। यहाँ पे सेल्फ लॉकिंग की बात कर रहा है, कौन सा कंडीशन, फाइव ग्रेटर देन अल्फा। तो पहले मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू फाइव होगा, तब क्या होगा, बीच में आ जाते हैं, ये हो गया tan फाइव डिवाइडेड बाय tan टू फाइव, ये हाफ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये वैल्यू tan स्क्वायर फाइव डिवाइडेड अपॉन टू। तो लिखा हुआ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी सी दैट इफिशियंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग इज लेस देन हाफ। देखो हाफ में से कुछ यहाँ पे माइनस किया हुआ है, तो मैक्सिमम इफिशियंसी जो सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन में होगी स्क्रू जैक की, वो 50% होगी। ये कुछ वैल्यूज माइनस किया हाफ में से, देखो कुछ डिजिट आए यहाँ पे, और उसके बाद कुछ यहाँ पे वैल्यू जाइए, कुछ वैल्यू देगा, तो हाफ 50% में से कुछ कम होगा, तो यही पे कह रहा है वैल्यू, ये पूरा का पूरा सेंटेंस यही कह रहा है। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी सी दैट द एफिशिएंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग इज लेस देन हाफ और 50%। सेल्फ लॉकिंग स्क्रू की जो एफिशिएंसी होती है 50% से कम होती है। इफ एफिशिएंसी इज मोर देन 50%, then the screw is said to be overhauling। देखे, अब इफिशियंसी के टर्म में डिफाइन कर रहा है ओवरहॉलिंग एंड सेल्फ लॉकिंग क्या होता है। अगर आपके स्क्रू जैक की इफिशियंसी जो है लेस देन 50% है तो सेल्फ लॉकिंग कहलाएगा, और ग्रेटर देन 50% है तो क्या कहलाएगा, ओवरहॉलिंग कहलाएगा। ओवरहॉलिंग आप जानते हैं, एफर्ट लगाना नहीं है, फटाफट लोड नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अभी टॉर्क वगैरह के टर्म में दिया था, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पॉइंट जो दिया हुआ है जब जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। अब देखो कुछ फार्मूला यहाँ पे देखो, एक दूसरे वे से क्या किया इन्होंने, इफिशियंसी का फार्मूला लिख रखा है।
The efficiency may be also defined as the ratio of mechanical advantage to the velocity ratio. We know that the mechanical advantage is equal to load divided upon applied effort. ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। तो मैकेनिकल एडवांटेज सीधी सी बात, आपने लोड कितना उठाया, कितना एफर्ट लगाया, एफर्ट लगा के लोड को उठाया, एफर्ट लगा के लोड को उठाया। तो लोड तो दिया हुआ है, P1 की वैल्यू क्या होगी, हमें ये पता है P मल्टीप्लाई D/2, ये हमारे पास क्या मिला, टॉर्क मिला था। अब इसको किसके साथ इक्वेट करना है, हमने जो हैंडल है, लीवर है किसकी, स्क्रू जैक की, वहां पे सपोज करो मैंने एफर्ट लगाया P1, ठीक है, और कितने लेंथ पे था सेंटर से उसके, किसके सेंटर से, जो हैंडल लगा हुआ था आपके जो स्क्रू है, स्क्रू के जो कोर डाया है उसके सेंटर से, तो कितनी लेंथ सपोज कर लिया मैंने, L है, ये मैंने मान लिया ये L है। तो P1 की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे, P1 की वैल्यू, ये P1 की वैल्यू देखो कैसे फाइंड आउट करना है, 2L नीचे आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू PD डिवाइडेड अपॉन 2L, ये हो गया वैल्यू। तो ये इन्होंने लिख दिया PD डिवाइडेड अपॉन 2L, तो 2L ऊपर चला गया है, W मल्टीप्लाई 2L हो गया। P की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दिया W tan 5 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई D। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब वेलोसिटी रेशियो की बात कर रहा है, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट P1 इन 1 रिवोल्यूशन, डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड इन 1 रिवोल्यूशन। तो ये स्क्रू जैक था और इसमें क्या लगा था, हैंडल लगा था, हैंडल सेंटर से लगेगा इतने दूर पे, अरे बेटा ठीक है, ये लेंथ इनकी L थी, और यहाँ पे जो एफर्ट लगाया था वो P1 लगाया था। अब देखिए डिस्टेंस मूव्ड बाय P1 एफर्ट, ये P1 है, तो ये एक राउंड घूमेगा तो क्या होगा, अगर रेडियस इसकी एक तरह से हैंडल की ये लेंथ पूरी L दी हुई है, पूरी एक राउंड घूमेगी तो ये 2πL हो जाएगा, इतनी लेंथ घुमा है। डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, लोड क्या होगा आपका, नीचे ऊपर जाएगा, लोड आपका ऊपर नीचे, तो एक राउंड अगर ये थ्रेड घूमेगा तो कितनी डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल करेगा, जितनी पिच होती है आपको पता है, एक राउंड घूमने पे जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी P हो गई। 5 मिनट, ये 2πL हो गया। P की वैल्यू, P की वैल्यू यहां से निकालेंगे, देखो यहाँ पे P देखो tan अल्फा इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड अपन पाई डी, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको। क्यों, देखो ये हमारा कोई इंक्लाइंड प्लेन था, ये एंगल अल्फा था, इस पे कोई लोड रखा हुआ था, एक राउंड पूरा का पूरा हमारा जो कोर डाया दिया हुआ है थ्रेड का घूमा, तो कोर डाया D दिया हुआ है तो पूरा घूमने पे पाई डी हो जाएगा, और कितनी हाइट ऊपर जाएगा, एक राउंड घूमने पिच जितना दिया हुआ उतना ऊपर जाएगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू P डिवाइडेड अपॉन पाई डी, P डिवाइडेड अपॉन पाई, P की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये वैल्यू मिल गई इसको, ठीक है। वेलोसिटी एफिशिएंसी इज इक्वल टू होती है मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे निकाल लिया इन्होंने, ये हो गया। वेलोसिटी रेशियो आपको पता है, ये दे दिया इन्होंने, तब भी ये फार्मूला आपको वही आया, एफिशिएंसी इज इक्वल टू tan अल्फा डिवाइडेड अपॉन tan 5 प्लस अल्फा। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी तभी होगी जब अल्फा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। और स्क्रू जो होता है, स्क्रू जैक सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन में मैक्सिमम एफिशिएंसी 50% हो सकती है, और सेल्फ लॉकिंग तभी कहते हैं जब किसी भी स्क्रू जैक की एफिशिएंसी 50% से कम है, 50% से ज्यादा होगी तो ओवरहॉलिंग कहेंगे। अंशुल, अंशुल, यस सर, समझ में आया कुछ? यस सर, यस सर, आ रहा है? भरत, भरत सर, यस सर, आया समझ में? यस सर, आ रहा सर।
बिल्कुल क्लियर है ना? ये तो समझ में आ रहा है अब सर। न्यूमेरिकल करेंगे इस पे नेक्स्ट टाइम में। कल क्लास होगी 10 बजे से, ठीक है ना? क्लास में ओवर कर रहा हूँ यहीं पे, दूसरी भी क्लासेस हो रही हैं, तो कल क्लास होगी। कल तिलवानी सर के बाद क्लास होगी। अब डेली क्लास होगी। आरटीयू के एग्जाम खत्म हो गए हैं हमारे, खाली हो गए हम लोग अब। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम्म